दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी ज़िंदगी के 35 साल सफ़र में गुजार दिए। ये शख्स कौन था जिसने लगातार 35 साल सफ़र किया? आखिर इसकी क्या वजह थी? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं सब कुछ सच। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने दुनिया को एक तरह से मफलूज कर दिया है। जहां पहले लोग रोज़ एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र कर रहे थे, वहीं आज सब अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। लेकिन हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि इस बीमारी के बाद ज़िंदगी वापस अपने मामूल पे आ जाएगी। लोग फिर से एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जदीद साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम चंद घंटों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच सकते हैं। मगर आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की जिसमें अपने ही मुल्क में सफ़र करते हुए महीनों लग जाते थे, और अगर दुनिया का सफ़र करना हो तो सालों लगते थे। यानी पाकिस्तान से चाइना जाना हो तो सालों का सफ़र होता था। इसीलिए बहुत कम लोग थे जो इतना तवील सफ़र करते थे। लिहाजा लोग जहां पैदा होते थे वहीं पे अपनी ज़िंदगी गुजार कर वापस चले जाते थे। कोई शख्स तसव्वुर भी नहीं करता था कि वो वर्ल्ड टूर पे निकले, यानी दुनिया के सारे ममालिक को देखे। लेकिन वक्त कोई भी हो, हमेशा एक आज़ाद ख्याल शख्स पैदा होता है जो बाकी तमाम लोगों से अलग सोचता है, जिसकी सोच आज़ाद होती है। और ऐसा ही एक शख्स इब्ने बतूता था, जिन्होंने उस पत्थर के दौर में भी वर्ल्ड टूर पे जाने का इरादा किया। और ना सिर्फ इरादा किया बल्कि उन्होंने सच में दुनिया का चक्कर लगाया और तकरीबन हर मुल्क में क़याम किया। वहाँ के लोगों का रहन सहन देखा, उनकी तहजीब व सकाफत का जायज़ा लिया। इब्ने बतूता का पूरा नाम अबू अब्दुल्ला शरफुद्दीन मोहम्मद इब्ने बतूता था। आप अफ्रीका के शुमाली मुल्क मराकश में 1304 में पैदा हुए। इब्ने बतूता के वालिद ने उनको आला तालीम दिलवाई। इन्होंने अपने वक्त के बेहतरीन उस्ताज़ा इकराम से तालीम हासिल की और ख़ास तौर पर इस्लामी कवानीन को बहुत गौर से समझा। तालीम हासिल करने के बाद 21 साल की उम्र में आपके अंदर सफ़र करने की जुस्तजू हुई और आपने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। वो अपने मुल्क मराकश से सऊदीया की तरफ निकल पड़े, क्योंकि सबसे पहले वो सऊदीया जाकर हज करना चाहते थे और फिर अपना आगे का सफ़र शुरू करना चाहते थे। लिहाजा मराकश से रवाना होकर वो ट्यूनिस, अलजायर, त्रेबलिस से होते हुए मिस्र पहुँचे। इब्ने बतूता ने मिस्र में कुछ अरसा क़याम किया और यहाँ के तालीमी निज़ाम को समझा। मिस्र के सूफिया इकराम से मिले और फैज़ हासिल किया। बहुत से उलमा इकराम की सोहबत इख्तियार की और यूं इब्ने बतूता ने अपने आप को इल्म की दौलत से मज़ीद मालामाल किया। इस वक्त आप खुद एक बहुत बड़े दानिश्वर बन चुके थे, मगर इसके बावजूद इब्ने बतूता के अंदर मज़ीद इल्म हासिल करने की जुस्तजू थी और वो मज़ीद सफ़र करके इल्म सीखना चाहते थे। लिहाजा मिस्र में अपना क़याम करने के बाद उन्होंने आगे का सफ़र जारी किया और शाम से होते हुए लिबनान आए और वहाँ से आगे सऊदी अरब पहुँचे, जहाँ उन्होंने सबसे पहले हज किया और फिर यहाँ के उलमा इकराम से फैज़ हासिल किया। इब्ने बतूता मदीना मुनव्वरा में तकरीबन 4 साल रहे और इन 4 सालों में उन्होंने यहाँ से बहुत तालीम हासिल की और फिर अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। अफ्रीका के मशरिक़ के साहिल से होते हुए तंजानिया आए, जहाँ पर लोगों का रहन सहन देखकर आप काफ़ी हैरान हुए, क्योंकि तंजानिया इस वक्त का अमीर तरीन खित्ता था और इसे तजारत का हब कहा जाता था। लोग यहाँ हर किस्म की अशिया तजारत करके लाते थे। इब्ने बतूता ने अपने इस तवील सफ़र में बहुत सी मालूमात इकट्ठी की और इसे साथ साथ लिखते रहते थे। जिस मुल्क में भी ठहरते वहाँ की तमाम मालूमात जमा करके अपनी किताब में लिख लेते थे। इसके बाद इब्ने बतूता को किसी ने हिंदुस्तान के बारे में बताया तो उनके अंदर हिंदुस्तान को देखने की चाहत ने जन्म लिया। लिहाजा उन्होंने बरे सगीर का रुख किया और ईरान, तुर्की, इराक और अफगानिस्तान से होते हुए बरे सगीर पहुंच गए। आपने हिंदुस्तान के बादशाह से मुलाकात की और बादशाह इब्ने बतूता की जहानत और इल्म से बेहद मुतासिर हुआ, हत्ता कि उसने इब्ने बतूता को अपना वज़ीर मुकर्रर कर दिया, जिस पे इब्ने बतूता इनकार ना कर सके और उन्होंने 7 साल बरे सगीर में वज़ीर बन के गुजारे। उस वक्त के बादशाह मोहम्मद तुगलक को शायद आज कोई भी ना जानता
اگر ابن بطوطہ ان کی تاریخ نہ لکھتے۔ ابن بطوطہ جتنا عرصہ برصغیر میں رہے، انہوں نے بادشاہ محمد تغلق کی تاریخ قلم بند کی جو آج بھی محفوظ ہے۔ اس کے بعد ابن بطوطہ کا آگے کا سفر شروع ہوا جو ریاست کے معاملات سے ہی جڑا تھا۔ محمد تغلق اپنے تعلقات چائنا سے بنانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ابن بطوطہ کو اپنا مشیر بنا کر چین روانہ کیا۔ ابن بطوطہ بھی بڑے شوق سے اس سفر پر روانہ ہوئے اور سمندر کے راستے کالی کاٹ سے ہوتے ہوئے مالدیپ پہنچے اور مالدیپ سے خلیج بنگال سے گزرتے ہوئے چائنا آ گئے۔ ابن بطوطہ چائنا آ کر ایک بار پھر حیران ہوئے کیونکہ چینوں کا رہن سہن باقی تمام لوگوں سے بے حد مختلف تھا۔ چائنا میں اپنا کام پورا کرنے کے بعد ابن بطوطہ نے چائنیز لوگوں کے رہن سہن کا بخوبی جائزہ لیا اور ان سب چیزوں کو اپنی کتاب میں بھی لکھا۔ اپنی کتاب مکمل کرنے کے بعد وہ واپس برصغیر آئے اور وہاں کے بادشاہ سے رخصت لی۔ آپ نے وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دیا اور حج کی نیت سے سعودیہ نکل پڑے۔ حج ادا کرنے کے بعد انہیں اپنے ملک کی یاد آئی تو وہ سعودیہ سے نکلے اور اپنے گھر مراکش پہنچ گئے۔ کہا جاتا ہے ابن بطوطہ نے اپنی زندگی کے 35 سال سفر میں گزارے، جس دوران وہ 62 ممالک کے بادشاہوں سے ملے اور الگ الگ دینی صوفیہ اکرام سے علم حاصل کیا اور بہت سی نئی رسم و روایت کو دیکھا۔ مراکش جا کر انہوں نے اپنی پوری زندگی کا ایک سفر نامہ لکھا جو اس وقت کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ اس کتاب کو تاریخ کی سب سے قیمتی کتاب کہا جاتا ہے اور آج بھی اس کتاب کا بے شمار زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ ابن بطوطہ نے 1379 میں وفات پائی اور یوں اپنے جانے سے پہلے وہ آنے والے لوگوں کو علم کا ایک بہت بڑا خزانہ دے گئے، جس کی مدد سے لوگوں نے دنیا کے راستوں کا اندازہ لگایا اور ایک دوسرے سے تعلقات بنائے۔ امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔